आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर यह कि दानापुर के पीपा पुल पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। मुसाफिरों से भरी सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर गंगा नदी में जा समाई और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दानापुर का पीपा पुल शुक्रवार को एक और हादसे का गवाह बना। जो पुल दियारा वासियों के यातायात का एक बड़ा जरिया है, वो एक ऐसे हादसे का गवाह बन गया जिसने कई जिंदगियां लील ली। एक परिवार को ऐसा जख्म दे गया जिसे याद कर लोग सिहर उठेंगे। दरअसल एक सवारी गाड़ी में सवार लगभग 15 लोग शादी समारोह से सुबह अकीलपुर से दानापुर की तरफ लौट ही रहे थे कि तभी पीपा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सवारी गाड़ी गंगा में जा गिरी। पीपा पुल का रेलिंग तोड़ गंगा नदी में गिरी सवारी गाड़ी को ढूंढ लिया गया है। देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर उस गाड़ी को निकाला जा रहा है। देखिए गंगा नदी से वो गाड़ी निकल रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। स्थानीय गोताखोर भी मौजूद है। कहा जा रहा है कि जैसे ही दियर से जब गाड़ी आई थी पुल पर, उसके बाद गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण रेलिंग तोड़ता हुआ गंगा नदी में समाहित हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में स्थानीय गोताखोर और फिर रेस्क्यू टीम के लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया। जैसे जैसे नदी में एक एक शव बाहर निकाले जा रहे थे, लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था, क्योंकि हादसे के शिकार लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। पाटलिपुत्र के स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। दुखद है, स्तब्ध हूँ। अकीलपुर गांव के थे, शादी में लोग आए थे। चित्रकूट नगर में इनका दानापुर में मकान भी है, वही लोग जा रहे थे। तो अत्यंत ही दुखदायी घटना है, स्तब्ध है पूरा। हम सब लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि मृतक को आत्मा की शांति मिले, मृतक परिवार को ढाढ़स मिले। सब परिवार के लोगों से मिला हूं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ठीक हादसे की जगह वाले स्पॉट पर पहुंचे और बताने की कोशिश की कि हादसा कैसे हुआ था, जबकि दानापुर के विधायक रीतलाल यादव हादसे पर सियासत करने से नहीं चुके। यही पीपा पुल का वो जगह है, यही रेलिंग है जिसे तोड़ करके सवारी गाड़ी गंगा जी में गिरी। और उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोग सवार थे गंगा नदी में जब गाड़ी गिरी थी उस वक्त। और खास तौर पर देखिए वो ढलान है और उस ढलान पर से गाड़ी अनबैलेंस हुई और इसके बाद ये पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए सवारी गाड़ी गंगा नदी में गिरी। और वैसा ही सारे के सारे टूट करके पुल तोड़ करके नीचे गिर गया। अभी देखा जा सकता है कि सारा उनका सामान भी है, इधर भी है, उस तरफ भी है, सामान तितिर बितिर हो चुका है। तो पुनरावृत्ति घटना नहीं होता अगर जो यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा अगर जो साफ होती तो, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा साफ नहीं है। काफी जर्जर हो चुके इस पीपा पुल पर पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके जब गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन साल के बाकी महीने इसे चालू रखा जाता है। वैसे दानापुर के दियारा वासियों की पुरानी मांग इस जगह पर स्थानीय पुल की सालों से रही है, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अगर आज यहां स्थायी पुल होता तो क्या इतना बड़ा हादसा होता? शायद नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हादसा हुआ कैसे। तो सवारियों से जो लदी गाड़ी थी वो दियारा से पटना की तरफ आ रही थी। दियारा वो जगह जो बालू से घिरा हुआ क्षेत्र है। गाड़ी जैसे ही पीपा पुल पर उतरी उसका बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी फिसलते लगी और पुल की रेलिंग से जा टकराई और गंगा में जा समाई। पुल दियारा के लोगों की लाइफलाइन कही जाती है पीपा पुल, लेकिन 9 लोगों के लिए इस पर सफर मौत का सफर साबित हुआ। ये एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ये दियारा इलाके से पटना को जोड़ने वाली पीपा पुल है। कैसे यह हादसा हुआ इसे समझने की कोशिश कीजिए। गंगा अभी सूखी हुई है, लेकिन किनारे पर जहां गहराई है वहां पानी है। और जैसे ही छपरा की तरफ से ये गाड़ी दियारा की तरफ से पटना की तरफ आने लगी, वैसे ही फिसलती चली गई
क्योंकि काफी पुल पुराना है और इसके ऊपर जो चिकनाई है वो ज्यादा है। ऐसे में ड्राइवर जब तक समझ पाता, कंट्रोल कर पाता, ये गाड़ी स्पीड के साथ एक किनारे से होते हुए दाहिनी तरफ सीधे गंगा में जा समाई और सभी लोग, जो 9 लोग थे, उनकी मृत्यु हो गई। गाड़ी पर सवार लोगों में से 3 की जान बची। उनमें से एक हैं सुजीत सिंह। गाड़ी की छत पर बैठे सुजीत सिंह ने कूदकर अपनी जान बचाई। उन्होंने हादसे के लिए ड्राइवर की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। साथ ही यह भी कहा कि ठेकेदार की लापरवाही भी हादसे के लिए जिम्मेदार है। जैसे गाड़ी अक्किलपुर गांव से निकला था, उसी समय ड्राइवर अजीब सा बिहेव करके गाड़ी चला रहा था। यहाँ आया तो इतना स्पीड गाड़ी था कि अनबैलेंस हो गया और गिर गया नदी के। जैसे चक्का बाहर निकला ना, उसी समय हम पलटी मार गए। पलटी मारे कि भगवान बचाए, भगवान जाने हमें, लेकिन हम पलटी मारे। हाँ, एक आदमी और था, फुआ का कोई था रिलेशन, वो भी बेचारे गाड़ी जैसे गिरा ना वैसे वो भी गिरे, लेकिन वो पीपा पुल के रड है ना, रड की तार होता है, हाँ, वही पकड़ के बचे वो बेचारे। उनको भी चोट है, हमें भी चोट है कुछ। ये सारा ड्राइवर और पीपा पुल के वजह से हो रहा है। जहाँ भी पीपा पुल बनना है, दानापुर हो, चाहे बख्तियारपुर हो, चाहे महनार हो, चाहे कच्ची दरगाह हो, ये सब ठेकेदार के वजह से हो रहा है। एनएमसीएच में मरीज परिजनों की बदसलूकी से नाराज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और एनएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि 24 घंटे के भीतर डॉक्टरों के साथ 2 बार मारपीट की घटना घटी, लेकिन प्रशासन ने अब तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है। उन्होंने कहा कि जब तक सुरक्षा नहीं दी जाती, डॉक्टरों का काम पर लौटना मुश्किल है। एनएमसीएच अधीक्षक से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। परिजनों के साथ हाथापाई हुई है। हमारे साथ ये अध्यक्ष का, यहाँ पे जो अधीक्षक है एनएमसीएच के विनोद कुमार सिंह जी, उनका ये चैम्बर है और देखिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हों और सीनियर, यहाँ पे बैठे हुए हैं और काम पूरी तरह से ठप है। हम अधीक्षक जी से जानते हैं कि आखिर काम क्यों ठप करने की जरूरत पड़ रही है और कोविड जैसे हालात में। काम ठप करने की इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और जो भी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं, उनके सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और कल शाम में हमारे डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई, उनको गाली गलौज किया गया, सरकारी और अस्पताल की संपत्ति की को तोड़फोड़ किया गया, जिसकी सूचना हमने जिला प्रशासन को दिया और बहुत ही और हमने बोला कि आप सुरक्षा बल हमको दीजिए। एक शिफ्ट में 20 पुलिस बल की मांग हमने की थी और 24 घंटे में 60 पुलिस बल की मांग की थी, लेकिन इसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। और फिर आज सवेर में वही घटना दोबारा रिपीट हुआ 12 घंटे के अंदर। तो इस परिस्थिति में मारपीट खाने के बाद हमारे चिकित्सक कार्य करने की स्थिति में नहीं है और उन सबों ने ये कार्य करने से मना कर दिया है। और ये आपको ज्ञातव्य हो गया कि कोरोना एक इन्फेक्शस डिजीज है, वो अपने जान को खतरे में डालकर और इलाज करते हैं मरीजों का, अपने परिवार को खतरे में डालकर इलाज करते हैं। इसके बाद भी अगर अभिभावकों द्वारा अगर सही बर्ताव नहीं होता है तो ये बहुत ही दुखद है। लेकिन एक बात और है कि कोरोना जैसे समय में ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, सारे लोगों की नजरें यहाँ पे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे मैं समझता हूं कि प्रशासन का कोई नजर यहाँ नहीं है। मैं रात से ही कह रहा हूं यहाँ पुलिस बल और सुरक्षा देने के लिए, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ। तो आप क्या समझते हैं कि आप अपना काम मार खा कर करेंगे? कोई नहीं यह काम कर सकता है। और मैं किस मुंह से अपने डॉक्टरों को कहूं कि आप काम करिए, जबकि गत 12 घंटे में 2 बार वो लोग पीटे जाते हैं, गाली सुनते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही वे सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। इधर हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी परिजनों को हिरासत में लिया है, लेकिन परिजनों ने मारपीट से इनकार कर दिया। आरोपियों से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। अभी कुछ देर पहले एनएमसीएच में मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है और ये देखिए दोनों जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे हिरासत में लिया गया है। और जो यहाँ पे उन्होंने मारपीट की थी, अच्छा यहाँ पे डॉक्टर और यहाँ से आपने मारपीट आखिर क्यों की? सर यहाँ कोई मारपीट नहीं हुआ। मैटर ये है सर कि ये विक्की कुमार है, इधर ये सर विक्की कुमार है,
इनका पिताजी सुबह में एक्सपायर कर गया, ठीक है। डेड बॉडी ये बास घाट में रखा हुआ। यहाँ से जो प्रिस्क्रिप्शन मिला था उस प्रिस्क्रिप्शन में कोविड-19 का जिक्र नहीं था। कोविड-19 का जिक्र नहीं होने के कारण वहाँ बास घाट में बोला गया कि ये आपका अधूरा, इस पर तो क्लियर है नहीं कौन सा डॉक्टर देखा क्या था, बीमारी था। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर बात होती है तो बात करने की जरूरत है। आरोप आप लगाइए सर, आप आरोप लगाइए, हम कुछ बोलने दिए सर। जो डॉक्टर का वो नहीं, पहले बात सुनिए सर, हमारी भी सुनिए सर। जब आप हमसे पूछ रहे तो उस स्थिति में हमने वहां से बोला गया कि आप चल जाइए एनएमसीएच में, वहां जाकर पेपर जो है ठीक करवा लीजिए। यहाँ पेपर के लिए आए, ठीक है सर। हाँ, ये गलती तो ये लड़का किया सर, इनके पिताजी डेथ करके आवेश में आके कुछ गलती किया है सर। ये लड़का कुछ आवेश में उल्टा पुल्टा बोल दिया सर, इसके लिए क्षमा चाहते सर, ऐसा हुआ। बाकी कोई हम लोग कुछ ऐसा तरीका डॉक्टरों से मारपीट करने की कोई नहीं किया सर, लगता है सर बोल दिए सर, हम लोग मारपीट कोई नहीं किए हैं, बस यही सब गलती किया सर। मार हम लोग हाथ तोड़ दिया, इसको फाड़ दिया सर, गलती कोई नहीं किया। वो भले ही सफाई दे रहे हो कि उन्होंने मारपीट नहीं की है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि पिछले 24 घंटों में 2 बार डॉक्टरों के साथ हंगामा हुआ है, जिसके कारण सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। पटना के डीएम ने कहा है कि एनएमसीएच के लिए अलग से आउटपोस्ट है और इसके अलावा भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। डीएम ने यह भी कहा कि सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। फोर्स जो उपलब्ध रहती है वो एनएमसीएच के लिए डेडिकेटेड है, वो देख रही है। उसके अलावा रात में एसएसपी साहब से बात हुई, उनको हमने पत्र भी भेजा है, तो उन्होंने 10 जवान और वहाँ भेजा है, उसको स्ट्रेंथन किया है। और उसके बाद अभी फिर हम लोगों को खबर आई है कि फिर से कोई वहाँ इशू हुआ है, उसका हम लोग एक बार स्थल निरीक्षण भी करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या कहाँ से कमी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं होगी किसी भी कीमत पर। दूसरा, हम लोगों ने ये भी अनुरोध किया है एनएमसीएच प्रशासन से कि जो इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट उनका है, जिसमें कि निजी सुरक्षा एजेंसी से जवान लिए जाते हैं और लोग रहते हैं तीनों शिफ्ट में, तो हम लोगों ने भी अनुरोध किया कि चूंकि अभी दबाव बहुत बढ़ा है, इसलिए उसकी संख्या भी बढ़ाई जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां अगमकुआं थाना परिसर में आग लग गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे राजधानी पटना से, जहां अगमकुआं थाना परिसर में आग लगी है। कैंपस में रखी कई गाड़ियां जल गई हैं। ट्रांसफार्मर की चिंगारी ने बड़ा रूप अख्तियार किया और आग बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। राजधानी पटना से बड़ी खबर, आग बुझाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि अगमकुआं थाना परिसर में जो गाड़ियां लगी हुई हैं, उस कैंपस में रखी गई कई गाड़ियां जल गई हैं। अगमकुआं थाना परिसर में आग लगी, आग बुझाने का प्रयास जारी है। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने आग को बढ़ाया और उसके बाद थाने में लगी हुई जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई और कई गाड़ियां जल गई। ऑनलाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय अपडेट बताएं। जी देखिए, इस आग ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया है, लेकिन संजोग से यहाँ पर खुशकिस्मती कहें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं समय से और लगातार पानी की बौछार जो है जली हुई गाड़ियों पर दी जा रही है। अफरा तफरी का माहौल है और आग पर निश्चित तौर पर कुछ देर में काबू पा लिया जाएगा, लेकिन गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया है इस भीषण आग ने। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गाड़ियों को भीषण तौर पर आग ने अपनी चपेट में लिया है, संजय की यह रिपोर्ट बता रही है बड़ी खबर के तौर पर कि अगमकुआं थाना परिसर में गाड़ियां लगी हैं और ये जो आग लगी है उन गाड़ियों, क्योंकि वहां पर जो जब्त गाड़ियां होती हैं उन्हें एक साथ लगाया जाता है और उसके ऊपर ट्रांसफार्मर था, तो वहां से निकली हुई चिंगारी सीधे गाड़ियों पर गई और उसके बाद ये आग बढ़ती चली गई और कई गाड़ियां जल गई हैं। पटना से बड़ी खबर, हालांकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यह आग लगी। अगमकुआं थाना परिसर की तस्वीरें और गाड़ियों में आग लगी है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जारी थी, हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच जरूर गई। जो बड़ी गाड़ी लगी थी वहां तक ये आग पहुंच गई थी और हालांकि देखिए जितनी भी गाड़ियां थी, छोटी गाड़ियां, 2 व्हीलर्स थी, उनमें आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई। हालांकि आग बुझाने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई और आग पर काबू भी पा लिया गया है। ये बड़ी खबर राजधानी पटना से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अगमकुआं थाना परिसर है जो तस्वीर आप देख रहे हैं और वहां देखिए अभी भी कितनी गाड़ियां यहां पर जब्त की गई, जो गाड़ियां होती है जिनके पेपर्स नहीं होते या फिर वो चोरी की गाड़ियां होती हैं, तरह तरह की गाड़ियां जो हैं यहां पर लगी हुई हैं। इसके साथ ही
जो 4 व्हीलर से उन्हें भी लगाया गया है। लेकिन इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पुरानी गाड़ियां, जितनी जब्त गाड़ियां रखी हुई थी, उनमें आग लगी है। कारण बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर था, उससे चिंगारी निकली और उसके बाद ये आग फैलती चली गई। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर तुरंत पहुंची और इसके बाद इस आग पर काबू पाने की कवायद शुरू हुई और आग पर काबू पा लिया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक साथ सैकड़ों गाड़ियां लगी हुई हैं और ये वो ट्रांसफार्मर है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ट्रांसफार्मर में तब भी आग लगी हुई थी, हालांकि तत्परता दिखाते हुए इस आग पर पहले काबू पाया गया जिनमें गाड़ियां जल रही थी। कोरोना काल में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मरीजों की जान बचाने वाला वेंटिलेटर, जो न केवल आखिरी सांसें गिन रहा है और मरीजों का एकमात्र ये सहारा होता है, बल्कि हेल्थ सिस्टम की रीढ़ भी इसे कहते हैं। हम आए दिन आपको प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की स्थिति से रूबरू कराते हैं। न्यूज 18 आपको कुछ और शहरों की स्थिति दिखाने जा रहा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की क्या स्थिति है। हमने हाल ही में यह बताया था कि कैसे सीमांचल के जिलों में वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में सफेद हाथी बनकर रह गया है। सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरों ने स्वास्थ्य महकमे को भले ना झकझोरा हो, लेकिन कुछ और शहरों की पड़ताल जब न्यूज 18 ने की तो हालात बेहद भयावह नजर आए। ये तस्वीरें हैं औरंगाबाद सदर अस्पताल की, जहां 4 वेंटिलेटर होने के बावजूद एक भी चालू नहीं है। 4 साल पहले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की मदद से इन वेंटिलेटर मशीनों को इसलिए भेजा गया था ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से इन वेंटिलेटर मशीनों को चालू नहीं किया जा सका। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद सदर अस्पताल के आईसीयू में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहां पर 4 वेंटिलेटर लगे हुए हैं मरीजों की सेवा के लिए, लेकिन ये चारों वेंटिलेटर जो हैं वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जबकि 20 अप्रैल 2017 को ही इस आईसीयू का विधिवत उद्घाटन सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने हाथों किया था और इसे जनता को समर्पित किया था, लेकिन उसके बाद इस आईसीयू का जो दरवाजा बंद हुआ वो आज तक नहीं खुला। मुंगेर सदर अस्पताल में भी जिंदगी बचाने वाला वेंटिलेटर आज टेक्नीशियन के अभाव में मृत पड़ा है। पिछले साल ही कोरोना से जंग जीतने के लिए 5 वेंटिलेटर सदर अस्पताल के जीएनएम कोविड वार्ड में लगाए गए थे, लेकिन टेक्नीशियन की कमी के चलते इन वेंटिलेटर को अब तक चालू नहीं किया जा सका। अभी हमारे जीएनएम स्कूल में 5 वेंटिलेटर है, लेकिन ट्रेन टेक्नीशियन की कमी के कारण अभी चालू अवस्था में नहीं है। VC में बराबर ये बात हम लोग बताए हैं, गवर्नमेंट लेवल पर भी ये बात मालूम है कि ट्रेन टेक्नीशियन यहाँ नहीं है, जिस कारण उसका ऑपरेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। दरभंगा के डीएमसीएच में अभी तक 25 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड की स्थापना जिला प्रशासन के दावों के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। फिलहाल डीएमसीएच में 120 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां तकरीबन 70 मरीज भर्ती हैं, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में आईसीयू में कोविड के मात्र 7 बेड हैं, जबकि हाल ही में जिलाधिकारी ने बैठक की थी और अस्पताल में वेंटिलेटर चालू करने का निर्देश दिया था। मैंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी इस पर रिपोर्ट किया, वार्ता किया उनसे। उन्होंने आश्वस्त किया कि टीम भेज करके जल्द से जल्द 25 बेड का चालू कराएंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि डीएमसीएच में आसपास कई जिलों का पेशेंट्स भी आकर के एडमिट होते हैं। वो कुछ नहीं करता, उसे छोड़ देता है। लेटिंग पर है तो लेटिंग में, और पेशाब पर है तो पेशाब। सुबह से कहते हैं पाइप लगाने, एक पाइप भी नहीं लगाता है। ऑक्सीजन पाइप कोई डर लगाते नहीं है, पानी खत्म हो जाता है उसमें। पेशेंट के अरवल सदर अस्पताल में भी कोविड मरीजों के लिए 8 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन सब बेकार साबित हो रहे हैं। रखरखाव के अभाव में ज्यादातर मशीनें खराब पड़ गई हैं, कुछ मशीनें ठीक ठाक काम कर रही हैं, लेकिन कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए वेंटिलेटर नसीब नहीं हो रहा। अब तक 700 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। अधिकांश जो मरीज हैं, 10 से अधिक मरीज यहाँ पॉजिटिव
जीएनएम ट्रेनिंग सदर अस्पताल में पड़े हुए हैं जिन्हें सांस की बीमारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब ये हाल है शिवहर सदर अस्पताल का। 4 वेंटिलेटर मशीनें धूल फाक रही हैं। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले पर खामोश है, जबकि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर चालू करने की कोशिश तक अस्पताल की ओर से नहीं की गई है। यह हाल तब है जब कोरोना के समय सबसे ज्यादा डिमांड वेंटिलेटर की ही है। जानकारी ये भी है कि कोविड हेल्थ सेंटर के नाम पर सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 वेंटिलेटर उपलब्ध कराई गई है, लेकिन स्थिति ये है कि उसको अब तक इंस्टॉल नहीं किया गया है और उसको अभी कार्य रूप नहीं दिया गया है, जिसके कारण वेंटिलेटर अभी भी शोभा की वस्तु बनी हुई है और शिवहर के सदर अस्पताल के किसी कोने में वह वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। राज्य स्तर से ये मांगे की क्रियाशील करने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है, राज्य के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि नहीं? तो राज्य स्तर से बताया गया है क्रियाशील करने के लिए शिवहर से किसी तरह का कोई पत्राचार नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि 4 यहाँ वेंटिलेटर है, लेकिन उपयोग में एक भी नहीं है और इसके प्रति स्वास्थ्य विभाग गंभीर भी नहीं। मतलब बिहार के इन शहरों में दिखावे के लिए वेंटिलेटर मशीनों को उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया गया है, वो भी तब जब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चली है। आए दिन संक्रमण अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन ये मिलेगा कैसे? अगर कागजों पर ही सब कुछ बेहतर हो जाए तो फिर जमीन पर योजनाओं का क्या काम? वैसे भी वादे तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लंबे चौड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन क्या इन तस्वीरों पर स्वास्थ्य मंत्री जी की भी नजर पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना संक्रमण के बीच डीएमसीएच प्रशासन ने 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है और इसके अलावा जिला स्कूल कैंपस में 200 बेड का डेडिकेटेड कोविड वार्ड बनाया गया है। दरभंगा के सिविल सर्जन ने कहा कि मरीजों को पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अल्टरनेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सब व्यवस्था करने के बाद कल से शुरू करेंगे। तो अभी तो उसी के लिए तैयारी अभी किया जा रहा है। जितने भी आवश्यकता होगा उसका कौन कौन रहेंगे, इस सबका ड्यूटी रोस्टर अभी बनाया जा रहा है। गोपालगंज के एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना सामने आई है। हथियारबंद अपराधियों ने दुकानदार को बंधक बनाकर करीब 1.5 किलोग्राम सोना और 45 किलोग्राम चांदी लूटी है। इसके साथ ही 2.5 लाख से ज्यादा के कैश की लूट हुई है। घटना है भोरे के लाला छापर बाजार की। दुकानदार की माने तो 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर उन्हें बंधक बनाया, फिर लॉकर में रखे सोने चांदी और कैश लेकर चलते बने। इस दौरान अपराधियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की है। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।